थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो इस समय हमारे सामने सीटेट का भी एग्ज़ाम है। टेट, सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम आएंगे भी, या चाहे आपको टेट देना हो, चाहे सीटेट देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, चाहे हरियाणा टेट देना हो, झारखंड टेट देना हो, उत्तराखंड टेट देना हो, आप कोई भी टेट सीटेट के एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप देखते हो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से प्रश्न जरूर आता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस समय हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि साइको से कुल कितने प्रश्न आते हैं, तो मैंने वहां पर 3 भाग बनाया था। हमने बोला था कि जैसे अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तब उस समय मुझे किस पर विशेष फोकस करना है, लर्निंग पर विशेष फोकस करना है। शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है, अधिगम के स्वरूप क्या है, अधिगम पठार क्या है, अधिगम उसमें स्थानांतरण क्या है, अधिगम वक्र क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है। आप देखते हो इधर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वहाँ से क्वेश्चन कम रहते हैं। लेकिन जिस समय हम टेट का एग्ज़ाम देते हैं उस समय चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और इधर जो हमारी लर्निंग सेक्टर होती है इधर क्वेश्चन कम बनते हैं। तो कहने का मतलब कि हमको अगर सीटेट देना है, यदि आप सीटेट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सेक्टर पर विशेष फोकस करनी होगी। पहला टीचिंग, जहां कम से कम 2 से 3 प्रश्न। दूसरा लर्निंग, जहां से कम 5 से 6 प्रश्न। तीसरा समावेशी शिक्षा, जहां पर कम से कम 3 से 4 प्रश्न। इस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट को देखना होगा। ध्यान रखना, इसी रणनीति से आपको काम करना है। हम देख रहे हैं समावेशी शिक्षा से मित्रों जो 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं? आप विचार करिए जरा सा कि आप समावेशी शिक्षा को पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं। एक क्वेश्चन मित्रों समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उसके विजन से आता है। ध्यान से समझो, समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा के अनुशासन क्या है, मान्यताएं क्या है। कहने का मतलब इनके विजन से, स्वरूप से, डेफिनेशन से 1 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मित्रों अधिगम अशक्तता से रहता है। जो आपके कुछ बिंदु हैं जहां से प्रश्न आते हैं, बेसिक मैंने पॉइंट आउट किया है। दूसरा अधिगम अशक्तता से प्रश्न रहता है। तीसरा प्रश्न बालकों के प्रकार से होता है, जैसे वंचित अपवंचित बालक, मंद बुद्धि बालक, विशिष्ट बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है ना। ये जो अन्य प्रकार के तमाम जो हमारे यहाँ समस्याजनक जो बालक होते हैं, अर्थात बालकों के स्वरूप, बच्चों के प्रकार से प्रश्न आता है, विशिष्ट बालकों से प्रश्न आता है। कहने का मतलब वंचित अपवंचित वर्ग के बालक, समस्याजनित बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, इनसे प्रश्न पूछता है। प्रखर बुद्धि बालक, इनसे प्रश्न पूछता है, जिनको गिफ्टेड चिल्ड्रन हम लोग कहते हैं। एक प्रश्न वहां से हो जाता है। तो एक आप देख रहे हो समावेशी शिक्षा, विजन, अनुशासन से। एक अधिगम अशक्तता से 2 हो गए। तीसरा बालकों के जो विशिष्ट बालक होते हैं उनसे 3 हो गए। चौथा मित्रों ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से जुड़े रहते हैं, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से जुड़े रहते हैं, वहां से भी प्रश्न आता है। जैसे मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता जिसको आप कहते हैं कि अस्थिगत विकलांगता, ठीक है, श्रवण विकलांगता, वाक विकलांगता, इन सारी चीजों से जो प्रश्न आते हैं, ये चौथा प्रश्न वहां से बनता है। और कभी कभी मित्रों जब 5वां प्रश्न आता है तो ओवरऑल कहीं से भी वो घुमा सकते हैं। तो उसी विजन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज हमको सीखना है समावेशी शिक्षा क्या है। चलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल दिमाग में सेट करिए कि पहले समावेशी शिक्षा का मतलब यह माना जाता था कि जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं
विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से संबंधित बालक होते हैं, अर्थात जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, या जो समस्या जनित बालक हैं, या जो वंचित वर्ग के बालक हैं, या जो बिल्कुल आप कह सकते हो एक तरह से शिक्षा से विहीन बालक हैं। इन सारे बालकों की शिक्षा को आरंभ में विशिष्ट उसमें समावेशी शिक्षा माना गया था कि प्रारंभ में समावेशी शिक्षा में केवल विशिष्ट बालकों को सम्मिलित किया गया, लेकिन समय के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसमें बदलाव किया। आज की डेट में मित्रों समावेशी शिक्षा जब भी चर्चा में आती है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है दोनों, अर्थात आप देख रहे हो सामान्य बालक, अर्थात सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, इन दोनों को जोड़ करके सामान्य प्लस विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को बिल्कुल साथ में रख करके शिक्षा का जो स्वरूप मेरे सामने आया है, अर्थात विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ऐड करते हुए, अर्थात सभी वर्ग के बच्चों को एक साथ रख करके बिना किसी डिफरेंशिएशन के, बिना किसी विविधता के उनको शिक्षित करने का जो एक स्वरूप हमने तैयार किया, वही समावेशी शिक्षा है। तो अगर पेपर में आ जाए कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है ए केवल विशिष्ट बालकों की शिक्षा, वी सामान्य बालकों की शिक्षा, सी सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों की शिक्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तुरंत आप ट्रिक मारेंगे। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को जब हम साथ साथ शिक्षा देते हैं तब उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए मैंने यहां लिखा भी है कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सामान्य और विशिष्ट, अर्थात सभी वर्ग के बालकों की शिक्षा, इसे हम सामान्य उसमें समावेशी शिक्षा कहते हैं। सभी वर्ग में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे सामान्य वर्ग होता है, या आप देखते हो वंचित वर्ग होता है, या समस्या जनित वर्ग होता है, या SC ST वर्ग होता है, जहां पर शिक्षा का बड़ा अभाव दिखाई देता है। तो कहने का मतलब हो गया सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना, विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा में मित्रों ध्यान रखना, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को समाहित करते हुए सभी वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है, समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, पूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि एक स्वस्थ, एक कार्यकारी मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आपको देखना है कि ये जो समावेशी शिक्षा है यह विविधता को बढ़ावा देती है। आप देखते हैं विविधता में एकता को स्थापित करती है। जैसे क्लास में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न क्षमताओं के बच्चे होते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को डील करने की क्षमता का विकास कौन कराता है, समावेशी शिक्षा कराता है। समावेशी शिक्षा शिक्षक को मनोवैज्ञानिकता की तरफ उन्मुख करता है। समावेशी शिक्षा शिक्षक को विभिन्नता के सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के पालन करने पर विवश कर देता है। समावेशी शिक्षा सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराता है। समावेशी शिक्षा आप देख रहे हो कि योग्यता के आधार पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी स्तर पर भेदभाव का समर्थन नहीं करती, बल्कि सारे भेदभाव से विहीन होकर के वह सभी बच्चों के लिए एक समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराती है, ताकि बालकों के अर्थात अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व का बहुफलकी विकास संभव हो सके। तो इस तरह से आपने देखा है कि यह वास्तव में ऐसी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, भाषाई, अन्य विभिन्न योग्यताओं को ध्यान दिए बिना यह सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का समर्थन करती है। तो कहने का मतलब हो गया विविधता को प्रोत्साहन दिया, और जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, भाषाई विभिन्न योग्यताओं को ध्यान दिए बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराया। अगर कभी मन में आए कि कक्षा में विविधता
इसका मतलब हो गया मित्रों कि भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले बालक बैठे रहते हैं। सबको पढ़ाने के लिए टीचर को बहुत ही बेहतर टीचिंग स्किल का प्रयोग करना पड़ता है और उसके माध्यम से हर बच्चे की क्वेरी का समाधान करना पड़ता है, हर अधिगमकर्ता को अधिगम कराना पड़ता है। इसमें टीचर को एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि समावेशी शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों की शिक्षा नहीं है, सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों की शिक्षा है। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो वंचित वर्ग का हो, समस्या जनित बालक हो, SC ST समाज के संबंधित बालक हो। कहने का मतलब जहां दूर दूर तक शिक्षा का प्रवाह ना हो, अर्थात समाज के बॉटम सेट पर बैठे हुए जो वर्ग हैं, जहां पर विकास की धारा नहीं पहुंची है, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना, उनको भी विकास के प्रवाह में सम्मिलित करना, उनका भी सार्वभौमिक विकास करना, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। कन्फर्म हो गया मित्रों? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी यही सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है समावेशी शिक्षा का विजन क्या है या समावेशी शिक्षा क्या है। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न जरूर आता है, ऐसी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, भाषाई विभिन्न योग्यताओं को ध्यान किए बिना सभी बच्चों को शामिल करना, सभी वर्ग के बच्चों का पूर्ण विकास करना, यह समावेशी शिक्षा कहलाता है। मित्रों, एक शब्द और आता है, उस पर गौर फरमाइएगा, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। समावेशी शिक्षा सफल समावेशन को बढ़ावा देती है। एक बड़ा मन में रोचक प्रश्न आता है, व्हाट इज इंक्लूजन? समावेशन क्या है? तो ध्यान देना, समावेशन का अर्थ केवल विशिष्ट वर्ग के बालकों को ही सम्मिलित करने से संबंधित नहीं है, केवल विशिष्ट वर्ग के बालकों को ही सामान्य वर्ग के बालक के साथ एजुकेशन देने तक की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सफल समावेशन का तात्पर्य होता है कि सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिले, कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जिसका बालक शिक्षा से वंचित हो जाए। अर्थात जब भी आप समावेशन शब्द की बात करें तब आप ध्यान रखें कि सभी वर्गों के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था जिससे कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उसे हम सफल समावेशन कहते हैं, उसे हम सक्सेसफुल इंक्लूजन कहते हैं। कन्फर्म हो गया? तो इस तरह से मित्रों, समावेशी शिक्षा में आपने क्या देखा कि इसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। इसमें सभी वर्गों के बच्चे होते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो वंचित वर्ग के हों, चाहे SC ST के वर्ग के हों, चाहे समस्या जनित बालक हों। फिर उसके बाद यहाँ सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विभिन्नता को ध्यान में रखे हुए सभी बालकों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराता है। समावेशी शिक्षा एक स्वस्थ, विकसित, कार्यकारी मानव संसाधन क्षमता का विकास करता है। समावेशी शिक्षा ऐसी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान देती है, ऐसी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करती है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और सभी बच्चों के व्यक्तित्व का सार्वभौमिक बहुफलकी विकास संभव हो जाए, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखना मित्रों, यह सफल समावेशन को बढ़ावा देती है। सफल समावेशन का तात्पर्य होता है केवल विशिष्ट बालक, सामान्य वर्ग के बालक या सामान्य बालकों को ही सम्मिलित करना नहीं, बल्कि सभी वर्ग के बच्चों को सम्मिलित करना। अर्थात कोई किसी वर्ग का बालक अशिक्षित ना रह जाए, शिक्षा से परे ना रह जाए, सबको शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना, यही सक्सेसफुल इंक्लूजन कहलाता है। अब मित्रों ध्यान देना, इतने से ही एक प्रश्न जरूर आपसे पूछ लेता है, कभी विशिष्ट और सामान्य बालक से पूछ लेता है, कभी कक्षा में विविधता को बढ़ावा देना, विविधता में एकता की संकल्पना लाना, इससे दे देता है। कभी कभी उस विद्यालयी व्यवस्था से जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं, एक प्रश्न जरूर आता है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, अधिगम, आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत पहला बिंदु उठा रहे हैं, अधिगम अशक्तता, क्योंकि इसके अंतर्गत कई फीचर्स हम आपको डिस्कस करेंगे। अधिगम अशक्तता पहला फीचर्स हो गया।
दूसरा समस्या जनित बालक होंगे, तीसरा वंचित वर्ग के बालक होंगे, चौथा आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की विकलांगता से जुड़े हुए बालक होंगे, पांचवा प्रखर बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। इन सबको हम लोग क्रमशः डिस्कस करते चलेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आते रहते हैं। तो पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूं अधिगम अशक्तता, जिसको आप कहते हैं लर्निंग डिफिशियंसी, अर्थात यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बच्चा पूरी तरह से लर्निंग नहीं कर पाता और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, उसे हम अधिगम अशक्तता कहते हैं। अर्थात अधिगम अशक्तता वास्तव में एक प्रकार से हमारे लर्नर को कमजोर कर देने वाली अवस्था होती है और यह मित्रों प्रायः नेचुरल होती है, बाय बर्थ होती है। जो हम लोग लर्निंग डेफिशिएंसी की चर्चा करते हैं, अधिगम अशक्तता की चर्चा करते हैं, यह अधिगम अशक्तता बाय बर्थ होती है। कभी कभी मित्रों अधिगम अशक्तता के अंतर्गत जो आगे चल करके हम लोग देखते हैं उसमें कुछ बारीकियां हमारे सामने आती हैं जिनको हम पॉइंट आउट करते चलेंगे। तो कभी अगर पूछे अधिगम अशक्तता का संबंध है तो आनुवंशिक कमियों से होती है, क्योंकि बाय बर्थ बच्चों में होती है। क्योंकि बाद में जो चीज हम लोग जैसे एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई या कुछ और कंडीशन हो गई, उसको मित्रों हम लोग अधिगम अशक्तता के अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि यह पूरी तरह से बाय बर्थ कंडीशन से जुड़ा रहता है। इसलिए जब भी कभी प्रश्न हो कि यह अर्जित होता है या यह बाद में ऐसी समस्याएं आती है, नहीं, यह फिजिकली पहले से तैयार रहती है और वही बालक के लर्निंग को प्रभावित कर देती है। तो पहला है मित्रों, ध्यान दीजिए, अफेजिया। आपसे प्रश्न पूछ लेता है अफेजिया, कभी कभी इसको डिस्फेजिया के नाम से प्रश्न कर लेता है, ठीक है। तो चाहे अफेजिया कह करके प्रश्न पूछे, चाहे डिस्फेजिया करके प्रश्न पूछे, तो ध्यान देना मित्रों, कभी कभी बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय भाषाई कमी महसूस होती है। भाषाई कमी अर्थात संप्रेषण कौशल में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अशक्तता जिससे संप्रेषण कौशल में बाधा उत्पन्न हो जाए, अर्थात बालक मौखिक रूप से बोलने में, विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम महसूस करे या अटक अटक करके अपनी बातों को रखे, कायदे से वह प्रस्तुतिकरण ना हो जाए, न कर पाए, अर्थात भाषाई अस्पष्टता, भाषाई प्रस्तुतिकरण बाधित रहे, ऐसे अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। अर्थात यह जो अफेजिया है यह भाषाई प्रस्तुतिकरण में भाषाई अशक्तता से संबंधित होता है, अर्थात विचारों का प्रकटीकरण नहीं कर पाता, भाषाई कमियों के चलते ऐसा उत्पन्न होता है। भाषाई कमियां यहां पर उत्पन्न होती है, अर्थात वह मौखिक रूप से सीखने में अक्षम हो जाता है। आप कह सकते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति उसकी एक गंभीर समस्या बन जाती है। मित्रों अफेजिया भाषाई कमियां इसमें रहती हैं, अर्थात भाषाई प्रस्तुतिकरण, विचारों का प्रस्तुतिकरण करने में बालक को कठिनाई होती है, मौखिक अभिव्यक्ति में उसको गंभीर समस्या आती है और इसीलिए वह वास्तव में प्रभावी लर्निंग नहीं कर पाता है। आप कह सकते हैं कि यह जो अफेजिया है या जो डिस्फेजिया है, यह आप देखते हैं मस्तिष्क में कमी उत्पन्न होने के कारण हो जाती है। एक तरह से जेनेटिक कंडीशन बनती है कि जिस समय मस्तिष्क में मस्तिष्क की जो नर्वस सिस्टम है क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जो भाषाई कौशलता होती है, भाषाई प्रस्तुतिकरण होती है, रुक रुक करके अटक अटक करके चलती है, सही नहीं हो पाती। तो भाषाई अक्षमता, भाषाई कमियां, भाषाई प्रस्तुतिकरण, विचारों का प्रस्तुतिकरण जहां बाधित तो हो जाती है, उसे हम अफेजिया कहते हैं या उसे हम डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें जो पीड़ित छात्र है मौखिक रूप से अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो अफेजिया मतलब मौखिक रूप से विचारों के प्रकटीकरण में कठिनाई का आना, भाषाई कमियां उत्पन्न होना। दूसरा आता है डिसलेक्सिया, पेपर में आपसे प्रश्न कर देता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जो डिसलेक्सिया है इट इज टोटली रीडिंग डिसऑर्डर, यह पठन संबंधी कमियों को प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यहां पर शब्द अंधता की कंडीशन आ जाती है। क्या आ जाती है मित्रों? शब्द अंधता की कंडीशन आती है। तो यह जो है
पढ़ने की अक्षमता से, मतलब रीडिंग डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं। पढ़ने की अक्षमता हो जाती है, पढ़ने की अक्षमता यहां पर आती है। और इसमें समस्या क्या होती है, एक तरह से आप कर सकते हैं शब्द अंधता की कंडीशन होती है। मित्रों ध्यान देना, डिसलेक्सिया जब भी होता है, शब्दों को लोग सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते, शब्दों को सही ढंग से समझ नहीं पाते। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, अगर हमने सा लिख दिया तो जो डिसलेक्सिया का शिकार बालक होगा वह सा को वाज पढ़ने लगता है। ध्यान देना, सा को वाज पढ़ने लगता है। और अगर हम न्यूक्लियर लिख दिए तो जो डिसलेक्सिया से संबंधित बालक होगा, पढ़ने की अक्षमता जिसमें होगी, शब्द अंधता की जो कंडीशन होगी, वह न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ने लगता है। कहने का मतलब हो गया, सा को वाज के रूप में पढ़ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर के रूप में पढ़ना, अर्थात शब्द भेद ना कर पाना, शब्द अंधता की कंडीशन आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। उसी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो पहला अफेजिया हो गया जो भाषाई अक्षमता को प्रकट किया, मौखिक रूप से विचारों के प्रस्तुतिकरण में कमी को प्रकट किया। दूसरा डिसलेक्सिया आया जो पढ़ने की अक्षमता को प्रकट किया और शब्दों को पहचानने की अक्षमता को प्रकट किया। इट इज टोटली रीडिंग डिसऑर्डर, यह पढ़ाई की अक्षमता से संबंधित होता है। सा को वाज समझना, न्यूक्लियर को अनक्लियर समझना, इसकी विशेषता होती है। तीसरा आया मित्रों अप्रेक्सिया। ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी डिसलेक्सिया से प्रश्न आता है, कभी अप्रेक्सिया से प्रश्न आता है। तो ध्यान देना, अप्रेक्सिया जब भी आपके सामने उत्पन्न होगा, अप्रेक्सिया से जब भी पेपर बनते हैं, प्रश्न आते हैं मित्रों, तो कभी कभी पेपर में दे देता है, बताइए वह कौन सी अधिगम अशक्तता है जिसमें मांसपेशियों में शिथिलन आ जाते हैं, जिसमें मांसपेशियां सही ढंग से संतुलित नहीं रहती, इसीलिए चलने फिरने, दौड़ने, टहलने सब में उसकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात आप कह सकते हो एक तरह से सूक्ष्म गतिक कौशल बाधित हो जाता है, उसे मित्रों हम अप्रेक्सिया कहते हैं। तो अप्रेक्सिया का मतलब होता है यहाँ मांसपेशियों की संचालन की प्रक्रिया बाधित होती है और यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल बाधित हो जाता है, सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं हो पाता। अर्थात चलना फिरना, टहलना, दौड़ना, ये प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि चलने फिरने, दौड़ने, लिखने, पढ़ने, इन सब में ये समस्याएं आती हैं, उसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो यहाँ पर समस्या आ रही है वह सूक्ष्म गतिक कौशल को स्पष्ट कर दे रही है। तो पहला हो गया मौखिक प्रस्तुतिकरण की अक्षमता, भाषाई कमियां। दूसरा हो गया शब्द अंधता की अवस्था, सा को वाज समझना, न्यूक्लियर को अनक्लियर समझना। तीसरा हो गया अप्रेक्सिया, जिसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल में बाधा के रूप में देखते हैं, बाधा के रूप में देखते हैं। अर्थात इसमें जो मांसपेशियां हैं वो शिथिलन का शिकार हो जाती हैं और टहलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सारी चीजों में दिक्कतें आने लगती हैं। अर्थात सूक्ष्म गतिक कौशल बाधित होता है। मित्रों वो 2-3 बार प्रश्न बनाए, तो वह कौन से अधिगम अशक्तता है जिसमें लर्नर का सूक्ष्म गतिक कौशल बाधित हो जाता है, टहलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब बाधित होने लगता है, तो उसे हम तुरंत अप्रेक्सिया कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल का बाधित होना। अब चौथा आया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है मित्रों जब बच्चे लिखने में अक्षम हो जाते हैं, राइटिंग अच्छी नहीं बनती, चिड़ियों की टांगों की तरह लिखते रहते हैं, ठीक है, कहने का मतलब लेखन संबंधी कमी आती है, तब उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। ये कौन सा है? लेखन विकार। ये लेखन विकार है मित्रों। यहां पर आप देखेंगे बच्चा लिखने में अक्षम हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा लिखने लगता है, बिल्कुल चिड़ियों की टांगों की तरह से बच्चा लेखनी दौड़ाता रहता है। आप कह सकते हैं जो भी लिखता है अच्छा नहीं लिख पाता है। लेखन संबंधी विकार को हम डिसग्राफिया कहते हैं।
ध्यान देना, यह मित्रों प्रायः मस्तिष्क क्षति से भी दिक्कत होती है। आप कह सकते हैं अंगुलियों की बनावट से भी समस्या आती है, हथेली की बनावट से समस्या आती है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब कहीं पर भी जो मस्तिष्क की कमियां, क्षतिग्रस्तता हो, चाहे हाथ की मांसपेशियों की कमी हो और या अंगुलियों की विशेष प्रकार की बनावट हो जिसमें बालक की अंगुलियां सही ढंग से सेट नहीं हो पाती और वो अच्छे तरह से लिख नहीं पाता है और वो ऐसा लिखता है जैसे बिल्कुल एकदम अस्पष्टता बनी रहती है, अर्थात लेखन संबंधी विकार आता है, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। फिर आता है मित्रों डिस्कैलकुलिया। तो कैलकुलिया शब्द लिखा है, आप इंटर में पढ़े होंगे कैलकुलस, तो कैलकुलस से जोड़कर इसको देखिए कि डिस्कैलकुलिया, यह आप कह लीजिए कैलकुलेशन से संबंधित बीमारी है, अर्थात गणितीय अक्षमता इसमें होती है। डिस्कैलकुलिया गणितीय अक्षमता, अगर कभी पेपर में आ जाए कि गणितीय अक्षमता में कौन सा विकार है या गणितीय क्षमता किससे संबंधित है, सीधे डिस्कैलकुलिया से लिखेंगे। लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया से, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया से। कहने का मतलब बच्चा इसमें गणित में निपुण नहीं हो पाता मित्रों। प्रायः ये जो डिस्कैलकुलिया है इसमें बालक अंक गणितीय समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, वह जोड़ घटाव नहीं कर पाता, गुणा भाग नहीं कर पाता है, अर्थात उसको काउंटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब कभी पेपर में आए कि ऐसी अधिगम शक्यता कौन है जिसमें बालक जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने, काउंटिंग करने में अच्छा महसूस करने लगता है या उस आप कह सकते हैं गणितीय संबंधी अक्षमता से ग्रसित हो जाता है, उसे तुरंत हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। मित्रों रटना नहीं है, कैलकुलस से कैलकुलिया को जोड़ लेना मेंटली रूप में, भले यह एक तरह का विशेष स्वरूप दिया है तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमको कैलकुलेशन करने में समस्या आती है, जोड़ घटाव करने में समस्या आती है। आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल लगाने में समस्या आती है, खास तौर पर गणितीय अंक गणितीय प्रक्रिया को हल करने में दिक्कत आती है। इसीलिए मित्रों ध्यान देना, इसमें जो डिस्कैलकुलिया है इसको न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है, अर्थात अगर हम इसको एक और नाम दे दें तो न्यूमलेक्सिया, न्यूमलेक्सिया, ठीक है, तो इसे हम न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। तो चाहे हम डिस्कैलकुलिया कह दें, चाहे न्यूमलेक्सिया कह दें, और यह कमी किसको प्रकट करता है, गणितीय अक्षमता को प्रकट करता है। मित्रों गणितीय में कई तरह के गणित होते हैं, यह आप कह सकते हैं अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है, अर्थात अंक गणितीय समस्या को प्रकट करता है। फिर हमारे सामने आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मित्रों यह गंभीर तनाव की स्पष्टता करता है, बालक इसमें गंभीर तनावग्रस्त हो जाता है जिससे उसका अधिगम बाधित हो जाता है। तो डिस्थीमिया में जब भी पेपर में प्रश्न आएगा तो बालक गंभीर रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, इससे उसकी मनोवृत्ति मित्रों निम्न स्तर की हो जाती है। तो डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है, इसमें बालक की मानसिक दशा हमेशा निगेटिव रहती है और वह हमेशा तनाव की दशा में गुजरता रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन बना रहता है जिससे उसकी लर्निंग बाधित हो जाती है। तो डिस्थीमिया ये बिल्कुल गंभीर टेंशन, सीरियस टेंशन की अवस्था है और जब बालक तनावग्रस्त होता है तो जानते हैं लर्निंग प्रभावी नहीं हो पाती। तो इस तरह से मित्रों डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है, गंभीर तनाव को स्पष्ट करती है और बालक लर्निंग नहीं कर पाता, उसकी मनोवृत्ति निम्न स्तर की हो जाती है। आता है मित्रों डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है जब भी कभी पेपर में आए तो यह मानसिक भ्रम की अवस्था होती है। किसकी होती है, मानसिक भ्रम की अवस्था होती है, यह मानसिक भ्रम को स्पष्ट करता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। मानसिक भ्रम का मतलब क्या है, इसमें जो बच्चा है वह भ्रमित हो जाता है दूसरे बच्चे को देख करके कि उसके शरीर के अंग दूसरों की तुलना में बहुत छोटे हैं। कहने का मतलब है जिसमें आप कह सकते हैं अधिगम अशक्तता का वह स्वरूप जिसमें बालक मानसिक भ्रम का शिकार हो जाता है,
अर्थात उसको लगता है कि उसके शरीर के जो अंग हैं दूसरे बालक के शरीर के अंग से छोटे हैं, हर हमेशा उसमें हीनता का बोध आने लगता है, उसे हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। तो डिसमॉर्फिया मित्रों मानसिक भ्रम की अवस्था होती है जिसमें बालक अपने शरीर के, अपने फिजिकल के जो ऑर्गन हैं, फिजिकल ऑर्गन हैं, उनको दूसरों की तुलना में बड़ा छोटा महसूस करता है, हीनता के बोध से ग्रसित हो जाता है, उसे हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों यहाँ से प्रश्न बारीकी रूप से आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि जब भी पेपर में प्रश्न आए कि अफेजिया या डिस्फेजिया किससे संबंधित है, तो ध्यान देना लर्नर के मौलिक अभिव्यक्तिकरण में उत्पन्न होने वाली बाधाएं, अर्थात जब व्यक्ति बिल्कुल भाषाई मौखिक रूप से अभिव्यक्ति ना कर पाए या अटक अटक करके फंसते हुए प्रस्तुतिकरण करे, तब उसे हम अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। तो दिमाग में आ गया अफेजिया, यह मौखिक अभिव्यक्ति की कमी के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित बीमारी है जो मानसिक क्रैक होने के कारण या मानसिक अविकास के कारण समस्या आती है। दूसरा आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से होता है, रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें शब्द अंधता की अवस्था रहती है। सा को वाज पढ़ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ना, ये डिसलेक्सिया हो गई। फिर आगे आया अप्रेक्सिया। इसमें जो हमारे मांसपेशियां हैं वह संतुलित नहीं रहती, प्रभावी कार्य नहीं करती। मांसपेशियों की असंतुलन की अवस्था में जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती, लिखने में, चलने में, टहलने में समस्या उत्पन्न होती है, उसे हम अप्रेक्सिया कहते हैं। अब यहां पर हमारे सामने आ गया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हम कहते हैं लेखन संबंधी विकार को। कहने का मतलब इसमें राइटिंग अच्छी नहीं बनती, चिड़ियों की टांगों जैसा बालक लिखता है, कभी राइटिंग अच्छी नहीं आती। तो या तो उसके मानसिक समस्या उसको रहती है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक अक्षमता है, या मानसिक रूप से कुछ क्षतिग्रस्तता है, या फिर उसके हाथ की जो मांसपेशियां हैं उसमें कुछ कमियां हैं, उंगलियों की विशेष प्रकार की बनावट है। इसलिए डिसग्राफिया जब भी आएगा तो ग्राफिया शब्द मित्रों, ग्राफ को याद रखना, तुरंत लेखन संबंधी विकार। अब आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया को आप कैलकुलेशन से जोड़ लेंगे। इसका मतलब जब जोड़ने, घटाने, भाग देने अर्थात कैलकुलेशन करने में, अर्थमेटिक लगाने में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसमें बालक को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आने लगती है, उसे हम गणितीय अक्षमता से संबंधित अशक्तता कहते हैं, वही डिसकैलकुलिया कहलाता है। तो डिसकैलकुलिया में गणितीय अक्षमता स्पष्ट होती है। फिर आता है डिस्थीमिया। इसमें बालक गंभीर तनाव की अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति नेगेटिव हो जाती है, कोई पॉजिटिविटी नहीं रह जाती, कोई सकारात्मकता नहीं रह जाती, कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाती। इसलिए बालक का जो लर्निंग पावर है वो घट जाता है, अर्थात उसमें अधिगम अशक्तता उत्पन्न हो जाती है। डिसमॉर्फिया, इसमें बालक मानसिक भ्रम का शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे बॉडी के जो ऑर्गन हैं दूसरे पर्सन के बॉडी के ऑर्गन से छोटे हैं, अर्थात वह हमेशा बच्चों से अपने अंगों की तुलना करता रहता है और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इस तरह से मित्रों हमने अधिगम अशक्तता के बेसिक पॉइंट से स्पष्ट किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इधर जो मैंने समावेशी शिक्षा पर पूरा फोकस किया, इन दोनों टॉपिक से एक प्रश्न कन्फर्म आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। और अगर आप इसको रिवीजन किए रहेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों जब भी हम सीटेट का पेपर हल करते हैं तो उसमें 4-5 लाइन का कथानक देकर के तब प्रश्न पूछता है। जब टेट का प्रश्न हल करते हैं तो 1 लाइनर प्रश्न होता है। लेकिन अगर संकल्पना स्पष्ट हो, अवधारणाएं क्लियर हो, तो क्वेश्चन कैसा भी हो बड़े आराम से हल हो जाता है। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैंने अधिगम अशक्तता और समावेशी की स्टार्टिंग किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।